आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। यह संस्था पूरी तरीके से पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। स्टेट पीएससी एग्जाम जस्ट लाइक यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरएएस, जेपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, हरियाणा पीएससी, और जैसा कि अभी पता है कि हरियाणा पीसीएस की अभी एग्जाम फरवरी में होने वाली है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स चलाई जा रही है। आरओ के लिए क्रैश कोर्स चलाई जा रही है, और यूपी पीसीएस 2024 के लिए भी क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो इन तमाम तरह के स्टेट पीसीएस एग्जाम की हमारे यहाँ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी 68 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है, उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी क्वालिटी को इन्हांस कर सके और इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। तो ये थी एक छोटी सी इंट्रो हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में। आप अगर चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना तो इस नंबर पे 8448869693 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी मेंस के एक सेक्शन डीआई की, डेटा इंटरप्रिटेशन की, जो कि जीएस पेपर 1 का पार्ट है और यह 72 मार्क्स का होता है। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डीआई से संबंधित प्रश्नों को देखा था और उस पर चर्चा की थी कि कैसे डीआई में मैक्सिमम नंबर प्राप्त किया जा सके। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि सर डीआई में उतने नंबर नहीं मिल पाते हैं जितने औरों को मिलते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 70 नंबर तक लाते हैं डीआई में, तो वो कहाँ गलती कर रहे थे उसे हमने लास्ट वीडियो में बताया और एक रेखा चित्र से संबंधित प्रश्न को भी हल किया था जो कि प्रीवियस ईयर का था। इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे और साथ में यह भी बात करेंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हुए चलना है। अब चूंकि लास्ट वीडियो में ही बात की जा चुकी थी कि डीआई जो है वो क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है वो आंकड़ों की विश्लेषण करना है। अब प्रश्न की प्रकृति देखेंगे तो प्रश्न जो है वो आसान प्रकृति के होते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न 6 मार्क्स का होता है। तो 6 मार्क्स आपको कैसे मिले प्रत्येक प्रश्न के लिए, ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे और प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने वीडियो पे। तो ये जो प्रश्न है वो पाई चार्ट से संबंधित है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रेखा चित्र को देखा था और हम ये भी जान गए थे कि बीपीएससी में डीआई पूछने का जो ट्रेंड रहा है वो मुख्य रूप से 5 टॉपिक से रिलेटेड रहा है, जिसमें लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वार डायग्राम और इन तमाम तरह की टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें 2 सबसे कॉमन है, वो एक ये है पाई चार्ट और दूसरा है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट वाले प्रश्न को पिछले वीडियो में हमने देखा था। इस वीडियो में हम पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूं कि यह जो प्रश्न है वो 63rd बीपीएससी मेंस का है, 63rd बीपीएससी मेंस का है। तो अब बात ये आती है कि सही तरीका क्या होता है प्रश्न को हल करने का या फिर बोलने की उत्तर लिखने का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हल करके ऑब्जेक्टिव आंसर देना नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमें सब्जेक्टिव आंसर देना है। दैट मीन्स कि उत्तर लेखन करना है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, पहले जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे। तो अब इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों में व्यय दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के मद दिखाए गए हैं और उसके व्यय की राशि दी गई होगी या फिर व्यय की राशि नहीं दी गई होगी। तो ये पाई चार्ट है, तो इसमें क्या दिया गया है, एंगल डिग्री रहेगा। तो देखते हैं 2 फिगर है यहाँ पे, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2। क्या है इसमें कि ये क्या लिखा हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का है और ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का है। इसमें व्यय की राशि 4600 करोड़ रुपया है और इसमें 7500 करोड़ रुपया। अब इसमें देखिए कि हर में क्या है कि डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, ये 68 डिग्री है, ये 41 डिग्री है,
ये 65 डिग्री है, ये 102 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और ये 14 डिग्री है। तो इसमें हर का दिया गया है सिंचाई के लिए 68 डिग्री और इधर तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए 80 डिग्री। तो सबसे पहली बात ये जान लेना जरूरी है कि इस डिग्री एंगल को राशि के फॉर्म में कैसे चेंज करें। अगर ये जान लेंगे तो आधा प्रश्न या फिर बोल ले कि आधी चीजें यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम सिंचाई वाले एंगल को क्या करेंगे, राशि में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा। जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि एक फुल सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो 68/360 क्यों? क्योंकि जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है और हम क्या कर रहे हैं कि उसके एक कोण का मान निकाल रहे हैं। तो एक कोण का मान कितना है, 68 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, उसे 360 से डिवाइड कर देंगे और चूंकि हमें क्या है, राशि का मान निकालना है, तो राशि टोटल राशि कितनी दी हुई है, 4600 करोड़ रुपया। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 4600 करोड़ रुपया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में कितनी खर्च की गई है वो हमें पता चल जाएगा। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था कि आपको कैलकुलेटर ले जाने की अनुमति होती है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद जितने डिजिट आए मिनिमम 3 डिजिट आपको लिखने होंगे। क्यों लिखने होंगे, क्योंकि कैलकुलेटर दिया ही गया है कि आप सटीक आंकड़े प्रस्तुत करें। यहां पे सॉल्व करने समय एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि कहीं भी कट मार्क नहीं लगाएंगे। जैसे हम जूनियर लेवल पे स्कूल में सॉल्व करते थे प्रश्न को, या फिर सीनियर सेकेंडरी सीनियर में, तो क्या करते थे, 360 लिखा हुआ है तो 0 से 0 कैंसिल कर देते थे, फिर इसे 2 से कैंसिल आउट कर देते थे। तो ये चीजें नहीं करनी है। सिंपल है कि कैलकुलेटर दिया गया है इसलिए स्टेप को फॉलो करेंगे। तो अब इस तरीके से सारे एंगल को निकाल लेंगे। अब जैसे सामाजिक वाला रहेगा तो 65/360 इंटू 4600। तो सिंचाई की राशि आ जाएगी, सिंचाई कार्य एवं अन्य की राशि आ जाएगी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। उसी तरीके से सबको निकालते हुए एक टेबल बना लेंगे। और टेबल बनाएंगे कैसे, तो उसमें क्या लिखेंगे, एक साइड मद लिखेंगे, दूसरे साइड केंद्रीय कोण लिखेंगे, केंद्रीय कोण, और तीसरी साइड राशि हो जाएगी। राशि करोड़ में दी गई है इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, करोड़ रुपए में। ठीक है, तो इस तरीके से हर का एक टेबल बना लेंगे। पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था मैंने कि टेबल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डीआई को सॉल्व करने का, और वो भी कि जब प्रश्न को हम मेंस एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में आप कैसे भी सॉल्व कर रहे हो, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ रहता है ABCD, उसके बेसिस पे OMR को कलर करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें सब्जेक्टिव आंसर देना है, हमें चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि हाँ चीज़ें सॉल्व कैसे होती है, और बिल्कुल साधारण शब्दों में बताना है। साधारण शब्दों में इसलिए क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि आप क्या कि जो भी आम नागरिक हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, उनके लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे योजनाओं को। तो इसीलिए आप ऐसी चीजें प्रस्तुत करेंगे कि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसे एक जनरल भाषा में क्या बोलते हैं कि आप जो अपनी प्रस्तुति देंगे वो कॉमन लेमैन के लैंग्वेज में देंगे। यह सिर्फ डीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जीएस पेपर 1 या जीएस पेपर 2 में आप जितने भी प्रश्नों को हल करते हैं, अब एस्से भी जुड़ गया है, तो एस्से से संबंधित टॉपिक को जब आप निबंध लिख रहे होते हैं उस पर, तो उसमें भी इस बात को बखूबी ध्यान रखना है अगर आपको बेहतर नंबर लाना है तब। तो आ जाइए हम लोग आ जाते हैं अपने इस पे
तो इस तरीके से जैसा कि मैंने बताया, तो इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे। सबसे ऊपर उसमें क्या लिखेंगे, ये हेडिंग डालना सबसे इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तालिका या फिर सारणी बोल सकते हैं उसे, और उसी प्रकार से तृतीय पंचवर्षीय योजना की तालिका एवं सारणी। तो सेम निकाल लिया है मैंने, जैसा कि मैंने अभी बताया था। बस इसमें करना यह है कि यहाँ पे चूंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। आपको कैसे लिखना है, तो 68/360 इंटू 4600 इस तरीके से आपको लिखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न को हल कर रहे हो। इस तरीके से लिखने से देखने में अच्छा लगता है और चीज़ें आसानी से समझ में आती है। अगर ये इस तरीके से भी आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं 41/360 इंटू 4600 तो भी ये गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा, लेकिन कोशिश करिए इस तरीके को फॉलो करने का। तो उस तरीके से दो टेबल हमने बना लिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के और तृतीय पंचवर्षीय योजना के। अब क्या है कि इससे संबंधित प्रश्न को देख लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, टेबल बनाना, और उसके बाद फिर सॉल्व करते हुए प्रश्नों को चलना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो और जहां से आपने आंकड़े को लिया है या फिर बोले कि आपने डेटा को कलेक्ट किया है, तो उसमें लिख देंगे कि सारणी नंबर 1 से यह जो मतलब यह आंकड़ा जो है वो सारणी नंबर 1 से लिया गया है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। तो इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। देख लेते हैं पहला प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जब भी आप प्रश्न पढ़िए, चाहे वो जीएस से संबंधित प्रश्न हो या डीआई भी जीएस का ही पार्ट है, तो इसे मैथमेटिकल टर्म्स में बोल देते हैं कि अगर जब डीआई के प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमेशा उसके कीवर्ड पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पहला कीवर्ड द्वितीय पंचवर्षीय तृतीय पंचवर्षीय योजना, मेन कीवर्ड क्या है, सिंचाई में व्यय, सिंचाई में व्यय, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो हमें इससे तो ये पता चल गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कंपेयर करते हुए किस मद की, सिंचाई मद की निकालना क्या है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो निकाल लेंगे, सिंपल है। सबसे पहले लिखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख देता हूं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय की गई राशि इक्वल टू कितना है, यहाँ पे है 868.889 करोड़। उसी तरीके से फिर हम लोग लिख लेंगे, सेम लाइन को लिखेंगे, वो किसके लिए होगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए होगा। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पे कितनी व्यय की गई है, 1666.667 करोड़ इक्वल टू 1666.667 करोड़। तो इस तरीके से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय की गई राशि और तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई पे व्यय की गई राशि हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, लिखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में व्यय किए गए राशि की प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत बढ़ोतरी इक्वल टू, तो सेम लाइन लिखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो मैं सिर्फ लिख देता हूं प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू। अब प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो पहले इसके लिए क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें वृद्धि पता होनी चाहिए, और उसे तुलना कब करेंगे, तो जो बेस ईयर रहेगा हमारा, तो यहाँ पे बेस ईयर क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना बेस ईयर क्यों है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना का कंपैरिजन द्वितीय से किया जा रहा है। और अगर ये चीजें आपको
सही तरीके से समझ नहीं आ रही है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो पहली वीडियो जो है उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और आप उसे देख लेंगे तो क्या होगा कि लाइन चार्ट वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो मैथमेटिक्स की बेसिक है, क्योंकि डीआई में कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है आपसे, कैलकुलेशन पूछा जा रहा है, परसेंटेज पूछा जा रहा है और अनुपात समानुपात पूछे जा रहे हैं। मेन इसका की कंपोनेंट्स क्या है, इसका कंपोनेंट्स है कैलकुलेशन, कि आप ऐड कितने तेजी से करते हैं, कितने अच्छी तरीके से करते हैं, सब्सट्रैक्ट कितने अच्छे से, मल्टीप्लाई और उसी के अकॉर्डिंग डिवीजन कैसे करते हैं। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1666.667 माइनस 868.889 अपॉन में 868.889 और इंटू 100। क्यों 100? क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब क्या है कि जैसा कि मैंने बताया था कि कैलकुलेटर आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो कैलकुलेटर का यूज़ करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। तो इसमें राशि दी गई है 1666.667 माइनस 868.889। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो गया 797.778 अपॉन 868.889 इंटू 100। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। अगर मैं चाहता तो कैलकुलेटर था मेरे पास, मैं तुरंत आंसर निकाल सकता था, इस लाइन के बाद तुरंत यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टेप को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है जिससे कि हमें मैक्सिमम नंबर मिल सके। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। उसके बाद क्या है, तो हमारे पास निकल के आ गई राशि, परसेंटेज में है ये 91.815%। तो ये हमारी राशि निकल के आ गई। अब इसी को एक लाइन और आगे बढ़ाते हुए लिख देंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के व्यय में 91.815% की वृद्धि हुई। तो ये था हमारा पहला प्रश्न जिसे हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे पूरे प्रोसेस को फॉलो करने में, जब आप टेबल बना लेंगे उसके बाद। तो 2-2 मिनट में 12 मिनट में 6 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। टेबल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इजीली आप टाइम के अंदर, जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है उसके अंदर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात कितना है? तो यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है। पिछले वीडियो में प्रतिशत वृद्धि पूछी गई थी, इसमें अनुपात पूछ रहा है। तो सेम उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। ग्राम उद्योग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की गई राशि इक्वल टू कितना है 178.889 करोड़, 178.889 करोड़। उसी तरीके से फिर लिखेंगे ग्राम उद्योग में तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की गई राशि इक्वल टू 270.889
883 270.883। ये हमें दोनों की राशि पता चल गई कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी रही, करोड़। अब प्रश्न से क्या पूछा गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार व्यय का अनुपात पूछा गया है। तो द्वितीय सेम लाइन को लिखेंगे, ग्राम उद्योग में द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात इक्वल टू जैसा कि पता है कि अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग लिख देंगे 100। पूछा किससे गया, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में हुए व्यय का अनुपात पूछा गया है। अगर यहीं पे पूछा जाता कि तृतीय एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय के अनुपात, तो चीजें डिफरेंट हो जाती, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पूछा गया है द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुए व्यय का अनुपात, तो 178.889 अपॉन 270/883, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, डेसिमल में दिया गया है नंबर, तो डेसिमल में जब भी नंबर हो तो अनुपात में लिखना कठिन हो जाता है। तो इसे क्या करेंगे, इसके नियर अबाउट नंबर को इमेजिनरी मान लेंगे और लिख देंगे यहाँ पे 179/271। क्यों, क्योंकि ये 271 से थोड़ा ही कम है। अगर यहीं पे 270.12 रहता तो हम सिंपल लिख देते 270, लेकिन ये किसके नजदीक है, ये 271 के नजदीक है, इसलिए 270 ना लिखते हुए हम 71 लिखेंगे। उसी प्रकार से 178.889 है, तो 178 ना लिखते हुए 179 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 179/271। उसी को अनुपात में हम लिख सकते हैं इक्वल टू 179/271। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल, 1 मिनट भी आपको टाइम नहीं लगेगा। वो तो मैं बताते हुए सॉल्व कर रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप सॉल्व करेंगे तेजी से तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्रश्न में कुछ है ही नहीं। सारे मार्क्स आपको मिलते हैं ये इस टेबल के। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्न कठिन प्रकृति के रहेंगे तो प्रश्न का वेटेज बढ़ जाएगा, नहीं तो सारा वेटेज जो है वो इस टेबल का और आपके प्रोसेस का है। इस चीज का हमेशा याद रखिए। और सही आंसर तो लाना ही है, ये तो कॉमन है कि मैथमेटिक्स है तो करेक्ट आंसर होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी कॉपी का एवेल्युएशन कर रहे हैं या फिर बोल लें कि जो आपको कॉपी चेक कर रहे हैं, उसके पास पूरे आंसर का फॉर्मेट होता है कि हाँ कैसे आंसर चेक की जानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यह जो हमारा चैनल है पूरी तरीके से पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है और हमारी संस्था भी पूरी तरीके से पीसीएस के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू सभी तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लेकिन हमारा एक और भी चैनल है जो आरंभ वनडे एग्जाम से रिलेटेड है, उसका नाम ही आरंभ वनडे एग्जाम है। क्यों, क्योंकि उसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है वनडे एग्जाम में, तो सारे फैक्चुअल चीज़ों से संबंधित, चाहे वो सब्जेक्ट हो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, या फिर बोल लें कि करेंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक होते हैं या जो भी कंकरेंट टॉपिक हैं उनसे संबंधित वीडियो और उनसे संबंधित डाउट को क्लियर किया जाता है और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है और साथ साथ चीज़ों को ट्रिक के जरिए सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। तो उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन से उस चैनल पे जाइए और वहाँ पे जो है वीडियो अपलोड किया गया है, जैसे नोबेल प्राइज से संबंधित कैसे ट्रिक के जरिए याद किया जाए, और अभी रिसेंट में जो वीडियो अपलोड किया गया है वो मैन बुकर प्राइज से, मैन बुकर प्राइज क्या होता है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज क्या होता है, तो इन तमाम तरह की जानकारी के साथ साथ
आपको डेटा भी मिलेगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वहाँ पे वनडे एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया जाता है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहाँ से उस चैनल का लिंक लीजिए और अपनी तैयारी को और पुख्ता करिए। तो हम लोग आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में किस राशि की वृद्धि, ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाती है कि वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में व्यय होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। यहाँ पे गुना सही नहीं लिखा हुआ है तो इसे करेक्ट कर लेंगे, ये ऐसे लिखाएगा, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की प्रकृति थोड़ी सी चेंज हो गई। अभी तक क्या था कि सिंपल तरीके से पूछा जा रहा था, अब देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का चार्ट ये है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पे कितना व्यय हो रहा, 1062 यहाँ पे पॉइंट है, एक चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, 162 इक्वल टू 1062.500 करोड़। ये हो गया तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। कितनी राशि जोड़ी जाएगी किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का डेटा हमने लिख लिया, उसी तरीके से द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लिख लेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लिख लेंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसमें पूछा जा रहा है, कृषि का। तो देख लेते हैं, यह है कृषि वाली राशि 523.889 करोड़। अब जैसा कि प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा सा पता चलता है कि प्रश्न जो है इसे घुमा के पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जब आप प्रश्न को देख के सरप्राइज हो जाए या फिर लगे कि हाँ इस तरह के प्रश्न को तो हमने हैंडल ही नहीं किया है या फिर इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो हमेशा ये एक बात याद रखेंगे। और ये रूल खासकर सभी प्रश्नों में अप्लाई होती है, लेकिन मैथमेटिक्स के प्रश्न में जिसे हम इसमें हम डीआई के पार्ट के रूप में देख रहे हैं, तो डीआई के सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे और जो सेंटेंस में बोला जाएगा उसे फॉलो करते जाएंगे। तो जैसे कि अभी सेंटेंस में क्या लिखा गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय, तो पहले कृषि में होने वाली तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की राशि लिख लेंगे, ठीक है। तो किस राशि की वृद्धि की जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राशि की वृद्धि की जाए, इसे हम बाद में देखते हैं। पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय, क्योंकि जब हमें दोनों का पता रहेगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी राशि XYZ मान लेते हैं, XYZ कौन सी राशि की वृद्धि की जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो राशि है उसका कितना गुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए। समझ आ रहा है। तो इस तरीके से निकालना हमें क्या है, ये निकालना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस राशि की वृद्धि अथवा कमी की जाए। अभी हमें पता नहीं है कि वृद्धि ही हो रही है, ये सेंटेंस दोनों दिया गया है कि वृद्धि या कमी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस XYZ हो जाएगा, या x मानते हैं तो x हो जाएगा। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स के प्रश्न को सॉल्व करते समय हमेशा x ही मानते हैं, तो XYZ हमने इसलिए दे दिया क्योंकि मैक्सिमम नंबर 3 डिजिट का है। तो x मान लेते हैं कि ये कोई x राशि होगी, और वो राशि कैसी होगी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। यही इसलिए प्रश्न पूछा ही गया, 0.5 मार्क्स आपके तुरंत कट जाएंगे, बस अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो। और ये चीज क्या है,
ये चीज़ क्या है, ये प्लस एंड माइनस वाला साइन। इस चीज़ का बखूबी ध्यान रखेंगे प्रश्न को सॉल्व करते समय, नहीं तो मार्क्स कटेंगे, इसकी 100% गारंटी है। क्योंकि सभी को पता है कि प्रश्न में कुछ नहीं है, और जिन्हें आंसर की फॉर्मेटिंग मिल रही है, जो आपकी कॉपी का एवेल्युएशन कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आंसर में कुछ नहीं है, बस क्या है कि छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न में छोटी बारीकी क्या है, प्लस माइनस का साइन। तो देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो तृतीय पंचवचन अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार स्टेप को फॉलो करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाली व्यय। तो क्या लिखा मैंने, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाली व्यय। उसके बाद चूंकि प्रश्नानुसार है तो किस राशि की वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस वृद्धि की गई राशि, सॉरी वृद्धि प्लस माइनस जब मैंने लिख दिया तो सिंपल सा आप अगर राशि भी लिख देंगे या फिर कृषि में होने वाली राशि लिखेंगे तो भी चलेगा। और इसमें ब्रैकेट में हम लोग क्या दे देंगे, कुछ भी x मान सकते हैं, तो x लिख लेते हैं, या फिर y भी लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको सूट करे वो आप लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे प्राइस है, बात की किसकी की जा रही है, प्राइस की बात की जा रही है, तो p मान लेना ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद क्या पूछा गया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले किस राशि की वृद्धि की या कमी की जाती है, कि बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2 पॉइंट, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2.5 इंटू द्वितीय पंचवर्षीय, सेम लाइन लिख देंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाली व्यय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाली व्यय मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नंबर आपको इसी का मिल रहा है, क्योंकि इतना देख लेने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ आपने चूंकि स्टेप फॉलो किया है, तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना बाकी रह गया है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय है तो 1062.500 करोड़। साइन किसकी लगाएंगे, प्लस माइनस की। राशि कितनी दी गई है ये नहीं पता है, निकालना है हमें, इक्वल टू 2.5 इंटू द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी व्यय की गई है, 523.889 करोड़। तो ये हमें पता चल गया। निकालना क्या है, ये P निकालना है, वृद्धि या कमी की गई राशि, ये निकालना है हमें। तो अब देख लेते हैं कि वृद्धि हुई या फिर कमी हो गई। जब आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, और जब आंसर माइनस में आएगा तो कमी होगी, सिंपल सा है। अब देख लेते हैं सेम कैलकुलेशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे। निकालना एक लाइन और हम लोग लिखेंगे ताकि कोई भी स्टेप जो है वो स्किप ना हो। 500 प्लस माइनस P इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 2.5 इंटू 523.889, तो कितना आ गया हमारे पास, 1309.7225, ये आंसर आ गया। अब चूंकि इसके बाद डिजिट नहीं है और हमें कैलकुलेटर दिया गया है, इसलिए
हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद जितने नंबर आ रहे हैं वो सभी को लिखेंगे ताकि हमारे आंसर की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाए। फिर अब क्या लिखेंगे, अब जैसे हम लोग बेसिक लेवल पे प्रश्न को सॉल्व करते थे उसी तरीके से लिखेंगे कि P इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे साइन लगाएंगे, P इक्वल टू 1309.7725 माइनस 1062.500। अब कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, माइनस 1062.500 आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 247.2225। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब चूंकि ये प्लस में आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वृद्धि हो जाएगी, और अगर यही आंसर माइनस में आता तो क्या होता, कमी हो जाती। तो इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद हम लोग बस एक लाइन और लास्ट में लिख लेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय में 247.2225 करोड़ रुपये की वृद्धि की जाती है, जिससे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में होने वाले व्यय का 2.5 गुना हो जाता है। इसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं आप कि अतः हम यह कह सकते हैं कि राशि में वृद्धि हो रही है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि राशि में वृद्धि हो रही है, क्यों, क्योंकि राशि पॉजिटिव में आया है। तो ये पूरा प्रोसेस है, या फिर बोले कि पूरी स्टेप है प्रश्न को सॉल्व करने के और अच्छे अंक प्राप्त करने के। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय। अब यहाँ पे क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय और की तुलना क्या करना है, हमें तुलना करना है में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय। एक का उद्योग एवं खनन का पूछा जा रहा, तीसरे पंचवर्षीय योजना का कृषि में हुआ व्यय का कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है। फिर से अभी हमें यह नहीं पता है कि वो अधिक है या कम है, तो हमें दोनों मतलब कि दोनों संभावना को लेकर चलना है, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी। तो क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे उसी तरीके से द्वितीय। मैं बार बार इस बात पे एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आंसर निकालना सबसे आसान है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लिखना, और वो भी कि साधारण शब्दों में लिखना, जिससे कोई भी आपका आंसर पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाए कि आप आंसर निकाल किस तरीके से रहे हैं और आंसर निकालने का आपका तरीका क्या है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मैं सिंपल लिख देता हूं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की राशि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं व्यय में उद्योग एवं खनन में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 70 डिग्री का। राशि कितनी निकल के आ रही है, 894.889 करोड़। ये राशि निकल के आ रही है। उसी प्रकार से लिख लेंगे हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसका पूछा गया है, तो कृषि में हुआ व्यय, तो कृषि वाले व्यय का पूछा गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तो देख लेते हैं कितनी राशि है, 1062.500 ये राशि पूछी गई। ये हम लिख लेंगे क्योंकि दोनों राशि अगर हमें पता रहेगा तभी हम निकाल पाएंगे कि कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है। तो क्या निकल, फिर से लिखेंगे
प्रश्नानुसार सेम लाइन को लिखेंगे कि प्रतिशत में वृद्धि अथवा कमी, प्रतिशत में वृद्धि अथवा कमी, पॉजिटिव या निगेटिव लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1062.500 माइनस 894, देख लेते हैं आंसर क्या है, उद्योग वाला 894.889 अपॉन 894.889 इंटू प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से फिर कैलकुलेट करके निकालेंगे। एक 1062.500 माइनस 894.889 कितना आ जाएगा, 167.611 अपॉन 889 इंटू 100 इक्वल टू 18.729। आंसर कितना आ जाएगा, 18.729%। क्योंकि आंसर यहाँ निकालने के बाद यहीं पे हमें पता चल गया था कि ये नंबर पॉजिटिव में है तो वृद्धि हो रही है, तो कितना निकल के आया, 18.729%। तो इस प्रकार से हम एक लाइन लिखेंगे कि अतः हमें यह ज्ञात होता है कि प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। फिर लास्ट में इस लाइन को लिखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुए व्यय का 18.729% है। बस सॉल्व हो गया, सिंपल। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक अथवा कम व्यय हुआ। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समय लेते हुए ना लेते हुए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तो लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार पे किया गया व्यय इक्वल टू यातायात एवं दूरसंचार पे किया गया व्यय कितना है, 1303.333। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए हर स्लाइड में मैप को इंक्लूड किया हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मैप नहीं, सारणी, एक ही सारणी या तालिका बनानी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हो गया, उसी तरीके से लिख लेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार पे व्यय की गई राशि इक्वल टू, तृतीय देख लेते हैं, 1416.667 1416.667। अब क्या पूछा जा रहा है कि अधिक अथवा कम व्यय हुआ है। ठीक है, फिर से उसी तरीके से लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अधिक या कम, उसे ऐसा लिख सकते हैं, अधिक स्लाइस कम, या फिर आप प्लस और माइनस का साइन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे जैसे हमने
पिछले वाले प्रश्न में फॉलो किया था और उसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा 1416.667। हमेशा याद रखना है कि तुलना किससे की जा रही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना तृतीय से हो रही है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो तृतीय पंचवर्षीय, यहाँ पे चूंकि पंचवर्षीय योजना है या फिर जो भी आंकड़ा रहे या फिर जो भी दिया हुआ रहे तो उससे तुलना करेंगे। तो उसी तरह से लिखेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय की गई राशि माइनस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1303.333 करोड़ अपॉन जो बेस आ जाएगा हमारा क्या 1303, ये 1303.333 और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेते हैं कितनी राशि निकल के आ रही है। 1416.667 माइनस 1303.333 इक्वल टू 113.334 अपॉन 1303.333 इंटू 100। उसके बाद देख लेते हैं कितना आ रहा है 1303.333 टू 100। सॉरी, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी में हमने इसलिए बोला जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दीबाजी ना करें। अगर समय कम है तो भी मन को शांत रखते हुए आसानी से सॉल्व करें चीज़ों को, जिससे कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल सके। भले ही थोड़ा सा प्रश्न छूट जाए लेकिन आप जितना सॉल्व करेंगे उस बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें पूछा क्या गया, अधिक अथवा कम व्यय हुआ किया गया है, इसमें प्रतिशत पूछा ही नहीं गया है। तो सिंपल सा हमारा आंसर कितना आ जाएगा कि सिंपल है कि इसमें माइनस कर देंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है, शॉर्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा आंसर 113.334। उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में 113.334 करोड़ रुपये का व्यय अधिक हुआ। क्यों अधिक हुआ? क्योंकि आंसर